हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। लेकिन क्रिया को पढ़ने से पहले चलते हैं पिछली क्लास के प्रश्न पर, जो कि हमारा प्रश्न था, हिंदी में सर्वनामों की कुल कितनी संख्या होती है? जिसका सही उत्तर था 11। अब आते हैं आज की क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं क्रिया। तो क्रिया क्या होती है, सबसे पहले हमें ये जानना है। तो क्रिया जिस शब्द के माध्यम से वाक्य में कार्य के होने या करने का बोध होता है। मतलब कि कोई वाक्य है, उसमें जिस शब्द के द्वारा हमें यह पता चल रहा है कि इसमें काम हो रहा है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? क्रिया कहलाएगी। जैसे कि उदाहरण में समझते हैं, राम दौड़ रहा है। तो राम क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो दौड़ना हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई। मतलब कोई किसी काम के होने या करने का बोध हो, तो दौड़ना क्या हुआ? क्रिया हो गई हमारी। तो राम दौड़ रहा है। अब क्रिया तो समझ गए क्या होती है। अब हमें यह जानना होगा कि क्रिया हम पढ़ रहे हैं तो किस टाइप के प्रश्न बनेंगे, तभी तो हम क्रिया पढ़ें। तो प्रश्न हमारे इसी तरह से बनेंगे कि जैसे अभी ये आपके सामने उदाहरण था कि राम दौड़ रहा है, इसी प्रकार आपको वाक्य दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि यह कौन सी क्रिया है। अगर आप पढ़े होंगे कि क्रियाओं के भेद में कि यह ये इस प्रकार की क्रिया है, तो आप सही उत्तर लगा लेंगे। तो इस प्रकार के वाक्यों को और क्रिया को समझने के लिए आइए अब आगे चलते हैं क्रिया के भेद पर। तो क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, जो कि हमारे कौन से हैं? पहला है कर्म के आधार पर, जिसको जाति और रचना भी बोलते हैं। तो कर्म, जाति और रचना के आधार पर। दूसरा है प्रयोग या संरचना के आधार पर। मतलब आपसे प्रयोग के आधार पे भी पूछा जा सकता है और आपसे रचना संरचना के आधार पर भी पूछा जा सकता है। इसी प्रकार इसमें कर्म, जाति और रचना के आधार पर पूछा जा सकता है। तो अब क्या है यहाँ पर कि क्रिया के दो भेद हैं, तो जिनमें से हम पहले भेद पे आते हैं, कर्म, जाति और रचना के आधार पर। तो अब कर्म, जाति, रचना के आधार पर जो हमारा है, ये हमारे दो प्रकार के होते। कर्म, जाति, रचना के आधार पर जो हमारे क्रियाएं हैं, वो दो प्रकार की क्रियाएं हैं। कौन सी? अकर्मक क्रिया और दूसरी है हमारी सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जैसा कि आपको इसके शब्द से ही पता चल रहा होगा कि अकर्मक मतलब जिसमें कर्म ना हो। तो जिस हमारे वाक्य में कर्ता और क्रिया तो हो लेकिन कर्म ना हो, तो वो हमारी अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि उदाहरण में, वह पढ़ता है, वह हमारा कर्ता हो गया, पढ़ना हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई। लेकिन यहां पर कर्म नहीं है, तो जिस वाक्य में हमारे कर्म ना हो, तो वो हमारी अकर्मक क्रिया होती है। अभी प्रश्न ऐसे ही बन जाएगा कि ऐसे ही आपको वाक्य दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह कैसी क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक। तो अब आप जान गए कि यह अकर्मक, क्योंकि यहां पर कर्म नहीं है। अब आते हैं दूसरी सकर्मक क्रिया पे। सकर्मक क्रिया जिसमें सकर्म, देखिए जब आप किसी भी शब्द को बहुत ध्यान से देखेंगे, उससे ही आधा उत्तर निकल आएगा। सकर्मक मतलब कर्म साथ में है। तो जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म ये तीनों क्या हो? उपस्थित हो। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं कि वह किताब पढ़ता है, तो वह हमारा कर्ता हो गया, किताब क्या हो गई? हमारी कर्म हो गई, और पढ़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। मतलब कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों है यहाँ पर, तो क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। तो अभी हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में जान गए। अब आते हैं सकर्मक क्रिया के भेद पर। यहाँ पर सकर्मक क्रिया को भी दो भागों में बांटा गया है, सॉरी तीन भागों में बांटा गया है। अब आते हैं सकर्मक क्रिया के भाग पे, जिनमें से हमारी पहली है एक कर्मक क्रिया, दूसरी है द्विकर्मक क्रिया और तीसरी है अपूर्ण क्रिया। जिनमें से सबसे पहले जानते हैं एक कर्मक क्रिया क्या होती है। तो जिस क्रिया में एक कर्म के पूरे होने का पता चलता है, मतलब उस वाक्य में सिर्फ एक ही कर्म है और उसके पूरे होने का पता चलता है। जैसे उदाहरण में आते हैं,
कंचन कोचिंग पढ़ाती है, तो कंचन तो हमारी हो गई कर्ता, कोचिंग हमारा हो गया कर्म, और पढ़ाना हो गई क्रिया। मतलब एक ही कर्म है यहाँ पर, मतलब एक कर्मक। इसके शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा, एक कर्मक मतलब एक ही कर्म हो, वहां पर एक कर्मक क्रिया होती है। दूसरी है द्विकर्मक क्रिया, मतलब जहां पर दो कर्म हो, इसी से पता चल रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा, इसमें जो हमारा पहला कर्म आएगा वो प्राणीवाचक होगा और दूसरा निर्जीव होगा। जैसे उदाहरण में समझते हैं, सोहन ने गुरु जी को प्रणाम किया, तो सोहन ने, ये तो कर्ता हो गया सोहन, और गुरु जी को प्रणाम किया, तो गुरु जी हमारे पहले कर्म हो गए और प्रणाम करना दूसरा कर्म हो गया। तो पहले जो गुरु जी है वो प्राणीवाचक है, मतलब एक प्राणी की बात हो रही है ना, लेकिन जो दूसरा कर्म आया प्रणाम करना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये निर्जीव हो गया प्रणाम। तो जिस हमारे वाक्य में पहला कर्म हमारा, पहली बात तो द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं, लेकिन पहला कर्म हमारा प्राणीवाचक होगा और दूसरा निर्जीव होगा, द्विकर्मक क्रिया हो गई। नेक्स्ट आते हैं अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया मतलब क्या होती है, अर्थ को पूरा करने के लिए जिन पूरक मतलब शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्द कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कोई भी शब्द जिनको हम यूज करते हैं तो उनको अपूर्ण, उनको क्या बोलते हैं, अपूर्ण क्रिया। जैसे अभी नहीं समझ में आएगा आपको, इसके उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे उदाहरण में क्या है, महात्मा गांधी थे। अब महात्मा गांधी क्या थे, ऐसे कोई बोल दे तो हम नहीं समझ पाएंगे क्या थे। तो बताया गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, तो जो हमने राष्ट्रपिता यहाँ पर जो विशेषण यूज किया है, उनकी विशेषता बता रहा है, तो वो क्या हो गया, एक पूरक शब्द हमने यूज किया। मतलब अभी तक ये शब्द हमारा क्या था, अपूर्ण था वाक्य, लेकिन जैसे ही हमने ये विशेषता यूज की, राष्ट्रपिता थे, विशेषण शब्द, तो क्या हो गया, ये एक पूरक शब्द लगने से ये एक वाक्य बन गया, नहीं तो अभी तक ये अपूर्ण क्रिया थी। तो मतलब जिन हमारे वाक्यों में पूरक शब्दों के रूप में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण यूज किए जाते हैं तो वो अपूर्ण क्रिया कहलाती है। अब अपूर्ण क्रिया के भी दो भाग हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको बस एक बार देख लेना ही था जरूरी, वो मैंने आपको दिखा दिया। अब आते हैं दूसरी, जो क्रिया के दो भेद थे, उनमें से पहली तो हमारी कर्म के आधार पर थी और दूसरी हमारी क्या थी, प्रयोग या संरचना के आधार पे थी। तो जो हमारी प्रयोग और संरचना के आधार पर है वो हमारी कितनी है, 11 होती हैं। तो आते हैं इस पर। अब 11 में पहली हमारी है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया जैसे कि जिसमें पीछे हमारे ना लगा होता है, जैसे रोना, सोना, पढ़ना, खाना, मतलब जिन क्रियाओं के पीछे ना लगा होता है प्रत्यय, वो हमारी सामान्य क्रियाएं कहलाती हैं। खत्म सामान्य क्रिया। अब आते हैं दूसरी संयुक्त क्रिया पे। संयुक्त क्रिया का मतलब ही यहाँ पे, संयुक्त का मतलब जब दो क्रियाएं आपस में जुड़ी हो, दो या दो से अधिक। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्रिया दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बनी हो। जैसे, ऐसे नहीं समझ में आएगा लेकिन आपको उदाहरण में बताते हैं। जैसे कि राम बाजार जाकर आया है, संयुक्त क्रिया कैसे हुई, मतलब जाकर और आया, जाना और आना, दो क्रियाएं यूज हुई, संयुक्त क्रिया हो गई, मतलब दो क्रिया हो गई, पहले गया फिर आया, जाकर आया। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर बनी हो और कैसी हो, मतलब दो या दो से अधिक धातु से मिलकर। यहाँ पर धातु कौन कौन सी हैं, दो धातुएं आ गई है ना, एक तो जाना, दूसरा आना। तो जहां पर हमारी दो क्रियाएं होती हैं, मतलब और वो भी धातु से मिलकर, अलग अलग धातुओं से मिलकर बनी होती हैं, तो वहां पर संयुक्त क्रिया कहते हैं। अगली आती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली एग्जाम्स में ये क्रिया जरूर पूछी जाती है, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। इस मतलब नाम धातु क्रिया क्या होती है कि जिन वाक्यों में मतलब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनते हैं वो हमारी नाम धातु क्रिया कहलाती है। मतलब जो हमारी क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनी होती हैं वो हमारी नाम धातु क्रिया कहलाती। जैसे बतियाना, तुतलाना, मतलब
जिन शब्दों में लास्ट में ना प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो हमारी क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया। ये आपको थोड़ा ट्रिक टाइप में ध्यान रखना होगा कि लास्ट में ना प्रत्यय जुड़ जाता है तो वहां पर नाम धातु क्रिया होती है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना होगा, अभी तक जो हमारी क्रियाएं होती थी वो धातु से मिलकर बनी होती थी। जैसे पठ धातु हुई तो पठ से कौन सी धातु मिलने से पढ़ना हमारी एक क्रिया हो गई। लेकिन जो नाम धातु क्रियाएं होती हैं वो धातुओं से नहीं, वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से मिलकर बनी होती हैं। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं अगली, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया बहुत ही इजी है कि जब व्यक्ति स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है प्रेरणा देकर तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती। जैसे लिखवाना, कटवाना, पढ़वाना, मालिक ने नौकर से पेड़ कटवाए, मैंने अपने फ्रेंड से पत्र लिखवाया। तो ये सब हमारी क्या हो गई, व्यक्ति स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से कार्य करवा रहा है प्रेरणा देकर, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। नेक्स्ट आते हैं पांचवी, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या हुआ, इस आपको शब्द से ही पता चल रहा हो। पूर्वकालिक मतलब काल के पहले, समय के पहले। इसमें क्या होता है कि जैसे है राजू पढ़कर खेलने गया, ये जो हमारा वाक्य है इसमें राजू पढ़कर मतलब एक क्रिया जैसे पूरी हुई, राजू पढ़कर खेलने गया मतलब पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें ऐसे पूछा जाएगा कि आपको वाक्य दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से पूर्वकालिक क्रिया है क्या है। तो पूर्वकालिक क्रिया मतलब पहले कौन सी क्रिया यूज हुई है, तो राजू पढ़कर मतलब पहले पढ़ा फिर वो खेलने गया, तो पहली क्रिया क्या यूज हुई, पढ़कर। तो इसमें हमारी पूर्वकालिक क्रिया क्या हुई, राजू पढ़कर, तो पढ़कर हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट, तत्कालिक क्रिया। तत्कालिक क्रिया के नाम से ही समझ में आ रहा होगा, तत्काल मतलब एक क्रिया जैसे ही पूरी हुई उसके बाद तुरंत दूसरी क्रिया शुरू हो गई। क्रिया आते हैं इसके वाक्य से समझते हैं, वह खाते ही सो गया। मतलब एक क्रिया क्या पूरी हुई कि वह खाया और दूसरी क्या हुई, और सो गया। तो ये हमारी क्या हो गई, तत्कालिक क्रिया। एक क्रिया पूरी हुई तुरंत दूसरी क्रिया शुरू हो गई। अब आते हैं सातवीं, कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया मतलब क्रिया में प्रत्यय जोड़ देने से जो एक नया रूप क्रिया अपना लेती है उसे क्या बोलते हैं, कृदंत क्रिया। जैसे चलता, भागता, मतलब चलना एक क्रिया है उसमें हमने एक प्रत्यय जोड़ दिया ता, तो ये हमारी क्या हो गई, कृदंत क्रिया। भागना उसमें हमने प्रत्यय जोड़ दिया ता, तो क्या हो गई, कृदंत क्रिया। इस चीज को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया दो क्रियाएं मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती हैं। जैसे उसने पत्र लिख डाला, अब इसमें दो क्रियाएं हैं, एक तो लिख और दूसरा डाला, लेकिन ये दोनों क्रियाएं मिलकर एक मुख्य क्रिया का काम कर रही हैं। तो जब दो क्रियाएं हो लेकिन दोनों मिलकर एक क्रिया मुख्य क्रिया का काम कर रही हो तो वहां पर यौगिक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं सहायक क्रिया। जैसे कि इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा हेल्पिंग वर्ब, तो इसी तरह इसमें सहायक क्रिया मतलब मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करना। जैसे वह लेट गया, अब अभी अगर हम ऐसे बोले वह लेट तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका क्या अर्थ है, लेकिन लास्ट में लग गया गया तो वह लेट गया, तो ये सहायक क्रिया हो गई। अगर ये गया ना होता तो इसका ये वाक्य ही ना पूरा होता, मतलब सहायक क्रिया। ठीक है, जैसे है, था, थी, थे, होगा, ये सब क्या होती है, सहायक क्रियाएं। अगर हम ना लगाए तो हमारी मुख्य क्रिया का अर्थ ही नहीं पूरा होगा। नेक्स्ट आते हैं सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया मतलब कर्म क्रिया एक ही धातु से बने हो। जैसे मिंटू ने पढ़ाई की, अब क्या है इसमें कर्म हमारा क्या है, पढ़ाई, और पढ़ी मतलब पढ़ना एक क्रिया हो गई। तो हमारा जो कर्म और क्रिया है वो एक ही धातु से मिलकर बना। धातु कौन सी है, पठ धातु। पठ धातु का मतलब पढ़ना, तो यहाँ पर पढ़ाई, पढ़ी, ये दोनों क्या हो गए, सजाती क्रिया। सजाती से याद रखिएगा एक ही जाति मतलब एक ही धातु से बने हुए हैं। बच्चे खेल खेल रहे हैं, तो खेल
खेल रहे हैं, तो एक तो खेल हो गया, दूसरा क्या हो गया, खेलना। तो एक क्रिया हो गई, दूसरा कर्म, मतलब कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हुए हैं, तो ये क्या हो गए, हमारी सजातीय क्रिया। नेक्स्ट है और लास्ट है विधि क्रिया, जिसमें आज्ञा का बोध हो। बहुत ही सरल है ये, घर जाओ चाय बना लाओ। तो ये सब क्या हो गए, जिसमें हम दूसरे को आज्ञा दे रहे हो, तो ये हमारी इस प्रकार हमारी क्रियाएं खत्म हो गई हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की और जरूरत है कि मुख्यतः एक प्रश्न जरूर इससे पूछा गया है अभी तक परीक्षाओं में। तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, एक बार ध्यान रख लीजिए कि प्रश्न ये है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है धातु। इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। इस चीज को आप कहीं नोट कर लीजिए। अब आते हैं आज के प्रश्न पर। तो प्रश्न हमारा ये है कि पुस्तक पढ़वाई गई, पुस्तक पढ़वाई गई वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो पहला ऑप्शन है अकर्मक क्रिया, दूसरा है नाम धातु क्रिया, तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। जो भी ऑप्शन सही हो उसको आप कमेंट में जरूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आज आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।